ओके, ये स्टार्टेड ना रिकॉर्डिंग? यस सर। यस सर। हाँ, एक बात कल मैंने आपसे बात की थी कि मैं जो भी असाइनमेंट है, जो भी एग्जाम्पलर वगैरह है, वो मैं जो जब जब भेज रहा हूँगा, तो आपको वो सॉल्व करके नोटबुक पे उसका क्वेश्चन नंबर और आंसर मतलब लिखना है। पूरा आंसर नहीं लिखना है सर। फॉर एग्जांपल सपोज क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 2B, क्वेश्चन 3C, ऐसे करके आपको ऑप्शन लिखने हैं। उस पेपर पर आपका नाम होना चाहिए, आपका बैच होना चाहिए। सपोज ये भूषण ब्रिज है, तो उस पे होना चाहिए कि नीट 6 भूषण ब्रिज, और टॉपिक का नाम लिविंग वर्ल्ड, और जो भी है असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 या एग्जाम्पलर, और उसके पास क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन, मतलब आंसर का ऑप्शन, और उसका फोटो निकालना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। तो कुछ बच्चों ने कल से किया है, अभी तक कुछ बच्चों ने किया नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। आपका एग्जाम है तो ठीक है, लेकिन जो उनका एग्जाम नहीं है तो अभी जल्दी से कर लो। और जैसे भी जिनका एग्जाम हो जाता है तो वो मतलब पढ़ाई में फिर से लग जाओ नीट के। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। यस सर। तो मुझे पूरा आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए, पूरा आपका हाँ इन्वॉल्वमेंट चाहिए, नहीं तो नहीं होगा ये। सिर्फ पढ़ाने से और रात को 10-11 बजे जागने से नहीं होगा ये, ठीक है ना? ओके ओके, आपको इन्वॉल्वमेंट देना होगा। यस सर। और आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो मुझे आप देख लो। कोई आपका टेक्निकल इश्यू है ना, मतलब लेक्चर नहीं ज्वाइन हो रहा है या कोई भी मतलब है, तो प्लीज आप मतलब टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर लो, टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर लो, ठीक है? कोई भी आपका मतलब ये टेक्निकल इश्यू है तो ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो लोग हम लोग डिसाइड नहीं करते ना, वो टेक्निकल टीम अलग होती है, दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। पढ़ाई के बारे में जो भी प्रॉब्लम है वो यू कैन आस्क मी अबाउट बायोलॉजी, राइट? ये आप मुझे मैसेज कर देना, आई टेल दिस नंबर, इफ यू वांट दे रिक्वायर देन ओनली मैसेज मी, ठीक है? या यस सर। सो वी हैव सीन की एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, देन लाइसोसोम एंड वैक्यूल। हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ के ऊपर क्या होता है? राइबोसोम होता है। स्मूथ के ऊपर राइबोसोम नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो मतलब न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज इन कंटिन्यूएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। स्मूथ का फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस एंड कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस या स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। फिर हुआ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो है वो कंसेंट्रिक रिंग्स है, न्यूक्लियस के या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, और उसके दो फेस है, सिस फेज या कॉन्वेक्स फेज एंड ट्रांस फेज या कॉन्केव फेज। सिस फेज न्यूक्लियस के पास होता है, ट्रांस फेज अपोजिट होता है। ओके, तो जैसे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई वेसिकल निकलते हैं, वो वेसिकल गोल्गी बॉडी को फ्यूज होते हैं। किस पर फ्यूज होते हैं? सिस फेज को। और गोल्गी बॉडी के अंदर क्या होता है? गोल्गी बॉडी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन होता है। और जो भी मटेरियल का पैकेजिंग होना है, वो पैकेजिंग भी गोल्गी बॉडी के अंदर हो जाता है। सो गोल्गी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल to be destined or to be transported to the inside of the cell or outside of the cell। अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना है या फिर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैकेजिंग जो होना चाहिए, वो पैकेजिंग गोल्गी बॉडी में हो जाता है। ओके, और गोल्गी बॉडी खुद क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बनाता है। ये तो गोल्गी बॉडी हो गया। गोल्गी बॉडी का डायमीटर कितना होता है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। और 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्गी बॉडी का मतलब वो ढूंढे थे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और उसके बाद गोल्गी सर के नाम से ये बॉडी को गोल्गी बॉडी नाम दिया। उसके बाद आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम हमने देखा नहीं ना अभी तक। नो सर। तो अभी ईआर और गोल्गी एपरेटस का मैंने रिवीजन करवा लिया। आपको हो गया क्या? सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये लड़की एक बोली थी अभी, वो बोल नहीं रही है। बच्चे को क्लियर होगा?
Yes, sir. कोई लड़की अभी बोल रही थी ना कि सर मतलब थोड़ा रिवाइज कर लो। कोई लड़की स्टूडेंट बोल रही थी कि रिवाइज करना है, तो आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ बेटा, इतना देर क्यों कर रही है, सो रही है क्या? No, sir. या तो आपको अभी क्लियर है गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? Yes, sir. Yes, sir. या Yes, sir. पे अटेंशन। सो हम लोगों ने देखा गोल्गी बॉडी, ईआर, वैक्यूल देखा था पहले। ईआर को पहले फिर से बोलता हूँ, ईआर जो है ना, ईआर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, और उसकी वजह से साइटोप्लाज्म का दो पार्ट हो गया, ईआर के बाहर वाला एक्स्ट्राल्यूमिनल, ईआर के अंदर वाला इंट्राल्यूमिनल। ओके, और ये जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो तीन चीज से बना है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। सिस्टर्नी क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक जैसे स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल ट्यूब जैसे होते हैं, वेसिकल ओवल होते हैं, ठीक है ना। वो तीन पार्ट रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और टाइप्स ऑफ ईआर क्या है? आरईआर और एसईआर। आर का क्या है? राइबोसोम है, राइबोसोम नहीं है। ये आरईआर मेनली बना है सिस्टर्नी एंड वेसिकल से, आरईआर सॉरी एसईआर मेनली बना है ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से। इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन, और एक्टिव मतलब जो भी सेल प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा एक्टिव होते हैं उनमें आरईआर ज्यादा होते हैं। और एसईआर का फंक्शन है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को तैयार करना, ओके, और स्टीरॉयड हार्मोन को तैयार करना, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। गोल्गी बॉडी 1898 में कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, लेकिन उनको नाम गोल्गी बॉडी उनके बाद दिया गया। ओके, तो उन्होंने न्यूरॉन सेल में देखे थे कि कुछ न्यूक्लियस के पास कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर है पड़े हुए। ओके, तो ये इधर तो मैंने ईआर निकाला, ये दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्चुअली दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दिस इज गोल्गी बॉडी, राइट। तो इसके पास गोल्गी बॉडी के पास ये जो फेस है वो सिस फेज है, ये ट्रांस फेज है। ये अलग अलग फेज है, सिस फेज, ट्रांस फेज डिफरेंट है लेकिन इंटरकनेक्टेड है। तो जो भी वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है वो सिस फेज को कनेक्ट करता है, और गोल्गी बॉडी के अंदर उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, और ट्रांस फेज से वो निकलता है बाहर निकल। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मतलब छोड़ दो, इतना ये तो जरूरी नहीं है इतना, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। Yes, sir. ये भी इतना मतलब ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो छोड़ दो अगर मतलब नहीं हो रहा है तो। ये लेकिन चाहिए, ये चाहिए, ये तो चाहिए हम लोग। ये इतना जान लो आप, यार के बाद इतना काफी है आपको, ठीक है। और गोल्गी बॉडी के बारे में ये भी नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये स्लाइड नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. यस। अभी देखेंगे हम लोग लाइसोसोम। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल निकले उन्होंने फ्यूज किया गोल्गी बॉडी को। अभी गोल्गी बॉडी से कोई वेसिकल निकलेंगे, ओके, Yes, sir. Yes, उससे sir. बने उससे Yes, बनेंगे sir. लाइसोसोम, उससे बनेंगे लाइसोसोम। ये है न्यूक्लियस, ये है आरईआर, ये है एसईआर। आरईआर या एसईआर से कुछ वेसिकल निकले, ये है वेसिकल। वेसिकल कहाँ से निकले हैं? एक तो आरईआर से निकले हैं या तो एसईआर से निकले हैं। वेसिकल कहाँ पे आए? गोल्गी बॉडी को फ्यूज हो गए, और यहाँ से वेसिकल उभर आए गोल्गी बॉडी को। ये जो वेसिकल है ना, ये वेसिकल के अंदर कुछ मटेरियल है। ये वेसिकल कहाँ पे जाएगा? या तो जाएगा इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर ही रह जाएगा,
या फिर सेल के बाहर जाएगा। ठीक है, मतलब गोल्गी ईआर से वेसिकल निकलते हैं, गोल्गी बॉडी को फ्यूज होते हैं। गोल्गी बॉडी से निकलते हैं, एक तो सेल के अंदर रहते हैं या सेल के बाहर जाते हैं। ठीक है, उस वेसिकल के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल रहता है, उसका पैकेजिंग गोल्गी बॉडी में हो गया। तो ये जो वेसिकल्स निकलते हैं ना, सम ऑफ द वेसिकल्स फ्रॉम गोल्गी बॉडी, उससे ही लाइजोसोम बनते हैं, उससे ही लाइजोसोम बनते हैं। मतलब कि सभी जो लाइजोसोम है ना, ऑल लाइजोसोम्स दे आर द वेसिकल्स प्रोड्यूस फ्रॉम जीबी, गोल्गी बॉडी। सभी लाइजोसोम गोल्गी बॉडी के वेसिकल से बने हैं, बट सभी वेसिकल से लाइजोसोम नहीं बनते। मतलब जो गोल्गी बॉडी से वेसिकल निकलते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो लाइजोसोम बन जाते हैं या फिर वो अदर ट्रांसपोर्टिंग बॉडी बन जाते हैं, जैसे कि या तो इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, so vesicles which are formed from the Golgi body, they are either lysosome or they form the intracellular or extracellular transporting body. Okay, they form the intracellular Yes, and extracellular transporting body. Clear है इतना? Yes, Yes, sir. sir. So हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइजोसोम तो वेसिकल है, लेकिन सभी वेसिकल लाइजोसोम है क्या? No, sir. No, sir. कोई वेसिकल के पास कोई मटेरियल है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, एक तो सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना है इंट्रासेलुलर, या फिर ट्रांसपोर्ट करना है सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, तो वे तो ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल बन जाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल बन जाएंगे, या फिर उनका बन जाएगा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कहाँ से बने? गोल्गी बॉडी से ही बने। कहाँ से बने? Golgi body. बॉडी से ही बने। Body. लेकिन सब वेसिकल्स लाइसोसोम नहीं होते। ठीक है, सो लाइसोसोम का मतलब क्या है? उसको बोलते हैं लाइटिक बॉडी या सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। अंडरस्टूड? लाइटिक बॉडी Yes, sir. या Yes. लाइटिक बॉडी या हाँ। सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। कोई किसका वेलकम कर रहा है इधर? प्लीज वेलकमिंग। वंश धीमान और निशांत कुमार। निशांत कुमार कोई है क्या इधर? हेलो निशांत, आपने वेलकम किसका किया बेटा? वंश सर, आपसे कुछ बात हो रही है क्या? बोलो ना, मतलब आप पे कोई बर्डन नहीं है, बोल दो। एज ए फ्रेंड मुझे बोल दो कि क्या मतलब, क्या आपसे आपके बीच कोई बात हो रही थी क्या? वंश और निशांत, कमन फास्ट। फेज का मीनिंग क्या होता है? फेज, कौन सा फेज? आप ना बच्चों एक बात कर लो कि आप आपस में बातें नहीं करेंगे कुछ भी। आपको कोई अभी सेल्फ फेज का क्यों करना है? अभी सेल्फ फेज का क्या करना है? हाँ बेटे, निशान बेटा और वंश बेटा, आप ना जो कोई डाउट है हाँ या नो इशू, नो इशू, नो सॉरी मत बोलो। ये तो यूजुअल सी बात है, हम भी स्टूडेंट है ना, मतलब हम भी ऐसे हमको स्टूडेंट ही मानते हैं, क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में हमेशा स्टूडेंट रहता ही है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि आप आपस में ना कोई आपको डाउट हो ना, तो मेरे से ये डाउट आ रहे हैं आपके माइंड में, तो आप पढ़ रहे हो, इतना तो सच है। लेकिन ये तरीका नहीं है कि एक दूसरे से बात करके डाउट सॉल्व करो। मेरे से पूछ लो। तो अभी ये टाइम नहीं है सेल्फ फेस का ना, तो अभी जो हो रहा है ना उस पर ध्यान दे दो बेटा, वंश बेटा। या ठीक है, निशांत और वंश क्लियर है आपको? एक दूसरे से बात मत करो, ठीक है? या कम ऑन। सो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल और गोल्गी बॉडी सबके पास सिंगल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम किस तरह की वेसिकल है कि उसके पास एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएज रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं,
न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लियस रहते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेज रहते हैं। मतलब सब ये मॉलिक्यूल जो है ना उसको ब्रेक करने वाले एंजाइम रहते हैं। ओके, और ये Yes, sir. हाँ, ये एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और सब एंजाइम को पीएच चाहिए एसिडिक पीएच। इधर मैंने एक्टिव क्या है, एसिडिक पीएच पे एक्टिव रहते हैं। मतलब लाइसोसोम के अंदर पीएच क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। क्या पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है। क्लियर है, इसका लाइसोसोम क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. या तो लाइसोसोम के ना टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके? प्राइमरी लाइसोसोम। कोई किसका डाउट नहीं ना? No, sir. No, sir. Okay. या तो लाइसोसोम के ना टाइप्स होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफैगोसोम और रेसिडुअल बॉडी। जो गोल्गी बॉडी से अभी अभी वेसिकल बना है लाइसोसोम का, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्यों बनते हैं, उनका काम क्या है, उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्यों होते हैं? कि इनको डाइजेस्ट करना होता है। एक तो फॉरेन बॉडी, मतलब सेल के बाहर से कुछ सेल के अंदर आ रहा है, फॉरेन बॉडी जैसे कि बैक्टीरिया या कोई भी आ रहा है, तो उसको डाइजेस्ट करना है। या फिर सेल के अंदर जो भी कोई मटेरियल टूट रहा है और उसका मतलब डिब्रिस हो रहा है, कचरा हो रहा है, तो उसको भी कंज्यूम करना और साफ करना है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम खुद के कोई डैमेज पार्ट को भी खा जाता है, या फॉरेन बॉडी अगर सेल के अंदर आई उसको भी खा जाता है। ये है लाइसोसोम। और उसके पास जो एंजाइम होते हैं ना वो ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो जब ये प्राइमरी लाइसोसोम और फॉरेन बॉडीज कोई जुड़ जाते हैं ना, तो उससे बन जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम या हेटेरोफैगोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम या हेटेरोफैगोसोम बन जाता है। ठीक है, हेटेरो क्यों? क्योंकि लाइसोसोम और फॉरेन बॉडी जॉइन, फॉरेन बॉडी तो बाहर का है ना, तो बाहर का और लाइसोसोम सेल के अंदर का ज्वाइन हो गया, तो उसको बोलते हैं हेटेरोफैगोसोम। और कभी कभी ऑटोफैगोसोम भी बनता है। मतलब क्या होता है, लाइसोसोम खुद के कोई ऑर्गेनेल से या खुद के कोई डैमेज पार्ट से ज्वाइन हो जाता है। मतलब कोई सपोज मॉलिक्यूल्स है, वो ब्रेक हो गया है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, ब्रेक डाउन करना है, या कोई ऑर्गेनेल है उस टूट चुका है, डैमेज हो चुका है, तो उसको भी क्लियर करना है, मतलब डाइजेस्ट करना है उसको। तो लाइसोसोम खुद के वो डैमेज पार्ट से जुड़ जाता है और उसका बनता है ऑटोफैगो, ऑटो मतलब सेल, ऑटोफैगोसोम। और जब मतलब या हेटेरोफैगोसोम मतलब फॉरेन बॉडी या खुद की बॉडी जो भी स्ट्रक्चर है उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू बन जाते हैं ना, रह जाते हैं, अनडाइजेस्टेड लेफ्ट रेसिड्यू, अनडाइजेस्टेड लेफ्ट रेसिड्यू रह जाते हैं ना, उनको बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी, उनको बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी। क्लियर है आपको इतना? Yes, Yes, sir. सर रेसिड्यूल बॉडी कैसे बताएंगे? जब लाइसोसोम फॉरेन बॉडी को या फिर या फिर अपने स्ट्रक्चर को मतलब डैमेज स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज हो जाता है और उससे बनता है हेटेरोफैगोसोम या ऑटोफैगोसोम, तो ये खुद की बॉडी का जो पार्ट है ना, स्ट्रक्चर का पार्ट या फॉरेन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको डाइजेस्ट कर जाता है, ब्रेक डाउन करता है। और फिर भी कोई पार्ट ऐसा हो जाता है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता, अनडाइजेस्टेड लेफ्ट रहता है, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी, अनडाइजेस्टेड लेफ्ट रेसिड्यू आफ्टर डाइजेशन इन द ऑटो और हेटेरोफैगोसोम। अब क्लियर है? yes, sir. यस सर। पक्का Yes. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर क्लियर है तो थम्स अप कर देना। If you understood this thing, लाइसोसोम वाला, then thumbs सर up. सर एक डाउट था। Yes, yes. Wait. जिसको क्लियर है वो मतलब थम्स अप कर लिया। सबको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है ना तो मुझे बोलिए आप कि सर फिर से बोल, मतलब फिर से आप पढ़ाओ, या कोई भी डाउट है वो पूछ लो। लेकिन अगर क्लियर है तो यू कैन थम्स अप। सर सेकेंडरी लाइसोसोम करवाना दोबारा से।
कौन बोल रहे हैं अभी बेटा, आपका नाम? सर आयुष। देखो बेटा, फिर से बोलता हूं मैं, लाइजोसोम वो आपको पता चला क्या होता है, वो मतलब किससे बनता है, जीबी से बनता है, पता चला। यस। तो जैसे भी लाइजोसोम बनता है ना फ्रेश, अभी भी लाइजोसोम किसी से जुड़ा नहीं है, किसी से फ्यूज नहीं हुआ है, तो फ्रेशली फॉर्म लाइजोसोम को बोलते हैं प्राइमरी लाइजोसोम। जब भी ये प्राइमरी लाइजोसोम कोई फॉरेन बॉडी से, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आ गया सेल के अंदर, तो फॉरेन बॉडी आ गई, तो उससे जुड़ जाता है, तो वो प्राइमरी लाइजोसोम प्लस फॉरेन बॉडी बनती है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोफैगोसोम। अगर वो खुद के ही कोई स्ट्रक्चर से, जो डैमेज स्ट्रक्चर है उससे जुड़ गया, फ्यूज हो गया, तो उसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। और हेटेरोफैगोसोम या ऑटोफैगोसोम में डाइजेशन होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट करती है वो फॉरेन बॉडी या सेल्फ बॉडी को, और उसके बाद जो भी बचता है छोटा छोटा रेसिड्यू, उसको बोलते हैं रेसिडियल बॉडी। क्लियर नाउ? यस सर। या Yes, sir. या गुड। हाँ, रेसिडियल बॉडी जो होती है ना, सपोज ये रेसिडियल बॉडी बन गई ना, उसको बाद में सेल के बाहर फेंका जाता है। इट इज थ्रोन आउट ऑफ द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस, इट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय एक्सोसाइटोसिस। सेल के बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, एक्सोसाइटोसिस हो जाता है उसका, मतलब रिमूव्ड आउटसाइड ऑफ द सेल। या आशीष बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, उसको सेल के बाहर निकालते हैं एक्सोसाइटोसिस से। क्लियर सबको? Yes, sir. यस सर। या Yes, sir. यस। तो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा हुआ। हम लोगों ने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम तक जो 4 ऑर्गेनेल है, उसका फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। फिर से एक स्लाइड में सबका फंक्शन मतलब देख बोलता हूँ। सपोज ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ये है आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन इज इन कंटिन्यूएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे बना है, आउटर मेम्ब्रेन से बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैं डायग्रामेटिक बना रहा हूँ अभी, कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ भी होता है और रफ भी होता है। ये सपोज स्मूथ है, ये रफ है, उसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ है। आरईआर है, ये है एसईआर, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। आरईआर से पे जो प्रोटीन बनते हैं ना, वो प्रोटीन अंदर जाते हैं ल्यूमेन के अंदर, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है कुछ कुछ हद तक। और आशीष कुमार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन मैंने नहीं बताया आपको। आशीष कुमार, क्या नहीं है समझ में आया आपको? कौन सा फंक्शन समझ में नहीं आया? अब ये तो खत्म हुआ ना पढ़ाने के बाद। कौन सा फंक्शन समझ में नहीं आया, एससीआर क्या आरईआर? ठीक है एससीआर का बोल देता हूँ, नेटवर्क इश्यू था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो देखो, अभी अभी मैं एक स्लाइड में सब समझा। तो न्यूक्लियस के से, न्यूक्लियस जो है उससे जुड़ा है आरईआर और एससीआर। आरईआर के अंदर कुछ मटेरियल बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। एससीआर के अंदर कुछ, ये नो नो इश्यू, नो इश्यू, नो इश्यू बेटा, नो इश्यू। तो एससीआर के अंदर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है, ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। एससीआर का फंक्शन है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को बनना। ग्लाइकोलिपिड को बनाता है ये, और ग्लाइकोप्रोटीन को बनाता है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, और लिपिड को बनाता है। क्या हो गया ये? इरेज, शिट यार, ये क्या हो गया? गलती से गया सब। देखो, ये न्यूक्लियस है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसका कंटिन्यूएशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ वाला हो सकता है इधर, स्मूथ वाला वगैरह।
उससे इस पर बनता है प्रोटीन, और RER है ये SCR है। SCR के अंदर बनता है एक तो लिपिड बनता है, या लिपिड हार्मोन बनते हैं, मतलब स्टीरॉयड हार्मोन बन सकते हैं उसके अंदर, स्टीरॉयड हार्मोन भी बन सकते हैं, या उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन भी बन सकते हैं, या अंदर उसके बनते हैं लाइपोप्रोटीन, सॉरी ग्लाइकोलिपिड। और RER के ऊपर बनते हैं प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। ये वेसिकल निकलते हैं SCR से, SCR से वेसिकल निकले, ये वेसिकल के अंदर ये सब्सटेंस है, इसमें से कोई होगा। और RER के से भी वेसिकल निकले, इसके अंदर भी कोई ये प्रोटीन होगा। तो ये बाकी ये है गोल्गी बॉडी का सिस फेज, ये है ट्रांस फेज। तो ये जो वेसिकल आते हैं SCR से या RER से, वो फ्यूज होते हैं इधर, और जो मटेरियल है ना SCR से आ गया या RER से, वो उसके अंदर चला जाता है, उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है गोल्गी बॉडी में। और गोल्गी बॉडी से वेसिकल निकलते हैं, उस वेसिकल के अंदर या फिर प्रोटीन होता है जो RER से आ गया, उसका मॉडिफिकेशन हुआ इसके अंदर, या फिर इसमें से कोई आया वो होता है। ये वेसिकल एक तो कहाँ पे जाता है? ये वेसिकल एक तो जाता है इंट्रासेल्युलर टारगेट पर, या जाता है एक्स्ट्रा सेल्युलर टारगेट पर, या फिर कुछ वेसिकल जो होते हैं ना, उससे बनता है लाइजोसोम। और लाइजोसोम जो है ना, लाइजोसोम कुछ वेसिकल लाइजोसोम भी बन जाता है। और लाइजोसोम के अलग अलग टाइप होते हैं। पहला है प्राइमरी लाइजोसोम, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है सेकेंडरी के दो टाइप होते हैं, एक तो ऑटोफैगोसोम या फिर हेटेरोफैगोसोम, और टर्शियरी लाइसोसोम या रेसिडियल बॉडी। क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका इंटररिलेशन क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो जीबी का फंक्शन क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। क्या फंक्शन है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये फंक्शन है जीबी का। एसएन का फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस, स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस। RER का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि RER के ऊपर राइबोसोम है। यस, बताता हूँ मैं। राइट। सूर्यंश चौहान कौन है? सूर्यंश चौहान। Yes, sir. यस। ब्रो किसको बोल रहे हैं आप बेटा? Sir, आशीष को। हाँ, आप एक दूसरे से बात नहीं करनी है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, मतलब आपका ध्यान उधर नहीं होना चाहिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर होना चाहिए, इसका ही मतलब है मेरा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? Yes, तो sir. हाँ राइट, बिल्कुल सूर्यांश, आपको भी बिल्कुल राइट है कि सुसाइड बैग्स बोलते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो ऑटोफैगोसोम है ना, Yes, वो sir. खुद के सेल को ही नष्ट करता है ना। इट किल इट्स ओन सेल, या सेल का कोई पार्ट। अब पूरे सेल को, खुद के सेल को किल करता है, या कोई सेल के पार्ट को किल, मतलब थोड़े सेल के पार्ट को किल करता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको? तो इट इज कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। अगर पूरा एक सेल, सपोज एक सेल है, जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो गया है, ये सेल से बाहर निकलेगा तो सब जगह जाएगा, तो इस सब पूरे सेल को ही किल करना है ना, तो इस सुसाइड बैग जो है ना, ये लाइसोसोम इस पूरे सेल को किल कर देता है।
या फिर कोई ऑर्गेनेल को भी किल करता है जो डैमेज है। ओके, तो इसलिए बोलते हैं उसको सुसाइड पैक्स। हाउ लाइसोसोम बर्स्ट देयर ओन सेल, वो एंजाइम रिलीज करते हैं बाहर में। लाइसोसोम जो बॉडी है ना, जब डाइजेशन होता है ना, मतलब ऑटोफैगोसोम या हेटेरोफैगोसोम, तो उसमें दोनों का मतलब बस्टिंग हो जाता है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर भी बस्ट हो जाता है और ये मतलब ये फॉरेन बॉडी या सेल बॉडी का भी होता है। और रेसिडुअल बॉडी बचता है, वो तो सेल के बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है आशीष? या अभी हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा किया। नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आगे का पार्ट भी देख रहे हैं ना। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है आगे? माइटोकॉन्ड्रिया। We'll see mitochondria. Single mitochondrial plural mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? These are the power house of cell. उस पे एटीपी बनता है तो उसको एटीपी मिल इन द सेल भी बोलते हैं। जो भी अलग अलग ऑर्गेनेल है ना सेल की, उसमें सबसे ज्यादा बिजी और एक्टिव है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल को हर वक्त एटीपी चाहिए। तो एटीपी बनाना काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये हर वक्त काम करता रहता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हर वक्त बिजी रहता है, एटीपी बनाने में लगा हुआ रहता है। सो इट इज अ मोस्ट और बिजिएस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल। It is the busiest organelle in the cell. Mitochondria is the most busy organelle in the cell. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर, वरुण कुमार क्या हो गया? सर सॉरी सर, सब करना था सर, वो गलती से वो दूसरा हो गया। क्या हुआ? ये क्या स्माइली भेजी है आपने? क्या क्या करना चाहते हो आप बेटा? आप क्या 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 करना सर था गलती से आपको? हो गया सर। सर गलती से हो गया सर, दूसरा थम सब करना था सर मैंने। हाँ, तो आप मोबाइल को टच ही मत करो ना बेटा, आप सिर्फ देखो, मतलब जहां भी ये करना है वो स्माइली की तरफ जाओ ही सर। मत ना। अभी अभी कुछ जरूरी नहीं है ना। आप सिर्फ अभी अगर ऐसे बैठोगे मोबाइल में इधर इधर झांकते रहोगे ना, तो ऐसे गलती होगी। अगर आप कहीं पे टच नहीं करोगे तो गलती नहीं होगी। ओके सर। हाँ, आशीष कुमार आप ज्यादा मतलब लोड ले रहे हो बेटा, आप ज्यादा लोड लोड ले रहे हो। बिजी का मतलब देखो, कोई भी काम करना है ना तो उसको बिजी बोलते हैं ना। कोई भी काम करना है तो उसको बिजी बोलते हैं। हाँ, ठीक है, तो ज्यादा मत सोचो आप, ज्यादा मत सोचो। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप मेरे हिसाब से, यू आर थिंकिंग ओवर। तो आप कंफ्यूज रहोगे हर टाइम, तो कंफ्यूज नहीं रहना है। बस अपने आप पे विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, आ जाएगा सब। हाँ, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, रिलैक्स रहो, आपको सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। ओके बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ना, यूकेरियोट के अंदर। Yes. हाँ, और कहाँ होगा? हाँ बेटा, और कहाँ मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया? हरीश बेटा, आपको क्या मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा था बेटा? हरीश, हरीश, एनीवे ओके। सो सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप है ना, वो कौन सा होता है शेप? या तो होता है सिलिंड्रिकल, हाँ, या गुड गुड हरीश, गुड, पे अटेंशन, पे अटेंशन। या तो होता है सिलिंड्रिकल, सिलेंडर जैसा होता है, या तो फिर होता है सॉसेज शेप। सॉसेज पता है ना आपको? वैसे होता है उसका शेप, सॉसेज शेप या सिलिंड्रिकल शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। और अगर वो आपको देखना है माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको सेल को कुछ कलर देना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, सेल को स्टेन करना पड़ेगा।
और उस पर्टिकुलर स्टेन का नाम है जानस ग्रीनबी। जानस ग्रीनबी नाम का एक स्टेन है, उससे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाता है। अगर ये स्टेन नहीं दिया तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं दिख सकता। ठीक है, तो उसका डायमीटर कितना है 0.22 या कलरलेस। सो इसका डायमीटर कितना है 0.22 1 माइक्रोमीटर है। उसका एवरेज है 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। देखो ये साइज पे क्या क्वेश्चन आते हैं कि अभी देखे ना कि प्रोकैरियोट के राइबोसोम है वो है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। यूकैरियोट की गोल्गी बॉडी है, उसका साइज है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। उसका डायमीटर कितना है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। और माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना है 0.2 to 1 माइक्रो, मतलब एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। और उसका लेंथ क्या है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर लेंथ है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ है, लेंथ। डन, कितना आपको क्लियर है क्या? यस सर, यस Yes, सर। sir. ओके ओके। यस तो सर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या वेरिएशन है? एक तो उसका शेप वैरी है, या तो सॉसेज शेप है या सिलेंड्रिकल है। साइज उसकी थोड़ी कम ज्यादा है, और उसका नंबर भी अलग अलग है। मतलब कोई कोई सेल में ना एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे कि क्लैमिडोमोनास नाम का एक ग्रीन अलगा है, उसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है। नंबर वैरी डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। लेकिन मिजोफिल सेल है ना, मिजोफिल सेल लीप में होते हैं। अपर और लोअर एपिडर्मिस जो होता है ना लीप का, प्लांट के लीप का, पान का, तो उसके अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच जो मिजोफिल है ना, तो हर मिजोफिल सेल में 20 से 40 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेकिन क्लैमिडोमोनास ग्रीन अलगा है ना, उसके पास एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वैरीज डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, सो नंबर वैरी है। साइज का रेंज क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का आशीष? आशीष, रेंज 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 पूछा मैंने, रेंज क्या बताया अभी साइज का क्या है? 0.2 to 1.1 माइक्रोमीटर। मतलब किसी में माइटोकॉन्ड्रिया 0.2 है, किसी में 0.3 भी हो सकता है, किसी में 0.4 भी हो सकता है, किसी में 1 माइक्रो में हो सकता है। मतलब साइज में वेरिएशन है ना। तो एवरेज है उसका 0.5। और लेंथ क्या है, किसी माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ हो सकती है 1 माइक्रोमीटर, किसी की 1.1 1.2, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 4.1। तो उसमें भी वेरिएशन है ना डायमीटर और लेंथ में, तो साइज में वेरिएशन हो गया। क्लियर है? यस सर। तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, हम लोग मैंने दिखा, डायग्राम दिखाया आपको। ये है उसका आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। हम सिंपल तरीके से देख लेते हैं अभी डायग्रामेटिक। सपोज ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है, और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच का जो बॉर्डर है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से बना है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसका जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनसाइड की तरफ फोल्ड है, इन्वेजिनेशन है। इस फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं फोल्डिंग को? क्रिस्टी। सिंगल फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टा। सिंगल को, ये देखो ये क्रिस्टी, ये एक सिंगल है क्रिस्टा। बहुत सारे है तो क्रिस्टी बोलते हैं उसको, बहुत सारे है तो उसको क्रिस्टी बोलते हैं, सिंगल को क्रिस्टा बोलते हैं। ओके, तो ये क्रिस्टा का नंबर जो है ना वो भी वैरी होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा एटीपी बनाना है, तो उसमें क्रिस्टी का नंबर भी ज्यादा रहेगा। क्योंकि क्रिस्टा में क्या है, सरफेस इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, मतलब वो सरफेस एरिया बढ़ाता है। जितना क्रिस्टी ज्यादा उतना सरफेस एरिया ज्यादा। इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उस पे क्या है, इनफोल्डिंग है, इनर मेम्ब्रेन को फोल्डिंग है। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है
उसको बोलते हैं आउटर एक्वियस कंपार्टमेंट। उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब बिटवीन, इन बिटवीन, मेम्ब्रेन मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर बोलते हैं आउटर एक्वियस कंपार्टमेंट। वैसे ही कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह है ना उसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट, या फिर बोलते हैं उसको मैट्रिक्स, बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है आपको? यस Yes, सर। sir. यस सर, यस तो सर। जो जो अंदर वाला कंपार्टमेंट है ना जिसमें मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स कैसा है? होमोजेनस सब्सटेंस है। कैसा है ये? होमोजेनस सब्सटेंस है। होमोजेनियस। ओके। और आउटर मेम्ब्रेन तो मैंने यस बोला सर। कंटिन्यूअस बाउंड्री है माइटोकॉन्ड्रिया की। इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड है, फोल्ड को क्विस्टी बोलते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में भी क्रिस्टी का नंबर हाइयर रहता है। ये तो हमने बोला दिया, क्लियर हो गया। ठीक है, ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला इनर मेम्ब्रेन है। उसके बीच जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे, देखो आउटर कंपार्टमेंट मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या उसका और भी एक नाम है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर बोलते हैं उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है। और Yes, sir. हाँ, ये इनर कंपार्टमेंट मतलब मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट मतलब मैट्रिक्स। ये जो है ना अंदर का, ये सब है इनर कंपार्टमेंट। ये सब है ना ब्लू कलर वाला, ब्लूइश वाला, ये है मैट्रिक्स या इनर कंपार्टमेंट। मैट्रिक्स या इनर कंपार्टमेंट, उसके अंदर होमोजेनस मैट्रिक्स है, इनर कंपार्टमेंट। ठीक है। ये मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। ये डीएनए सपोज माइटोकॉन्ड्रियल, ये सर्कुलर होता है। वैसे भी यूकैरियोट के जो डीएनए होते हैं लीनियर होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के डीएनए। लेकिन ये ऑर्गेनेल के अंदर जो अगर डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो सर्कुलर डीएनए होता है। एमआरएनए भी होता है। डीएनए है तो एमआरएनए में रहेगा, राइबोसोम रहेगा, राइबोसोम 70s है। यूकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है वो 80s है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो 70s के टाइप के होते हैं। उसमें दो कंपाउंड होते हैं, स्मॉल 30s, लार्ज 50s। हमने वो देखा है। ये जो क्रिस्टा है ना मतलब अंदर के तरफ की जो फोल्डिंग है क्रिस्टा, तो हर क्रिस्टा के ऊपर क्या होते हैं? F1 F0 पार्टिकल होते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मतलब ये सब क्रिस्टा है। क्रिस्टा के ऊपर ये F1 F0 पार्टिकल है। इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीजोम या F1 F0 पार्टिकल होते हैं। ओके। तो उसके पास क्या क्या होते हैं? क्रिस्टा के पास क्या क्या होता है? क्रिस्टा के पास एक तो होते हैं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन कैरियर। ओके। एक होता है साइटोक्रोम मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर, और दूसरे होते हैं F1 F0 पार्टिकल। F1 F0 पार्टिकल मतलब ऑक्सीजोम, मतलब ऑक्सीजोम होते हैं। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है आपको पता नहीं है तो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में देख लेंगे, अभी इसके ऊपर मत पूछना, ये अलग चैप्टर है ये। कितना सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस या सर। सो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस लेयर है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड है। दोनों के बीच जो स्पेस है उसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। इनर के अंदर जो स्पेस है उसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट या मैट्रिक्स। आउटर कंपार्टमेंट को एक और है ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, सर्कुलर है, राइबोसोम 70s है, कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर क्रिस्टे, मतलब उसके क्रिस्टे के ऊपर अंदर की साइड, मैट्रिक्स के साइड क्या रहता है? F1 F0 पार्टिकल और साइटोक्रोम। साइटोक्रोम मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर। ओके। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजोम और F1 F0 पार्टिकल। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. या तो ये हम लोगों ने देखा कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रो सॉरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और इनर मेम्ब्रेन के पास ऑक्सीजोम या F1F0 पार्टिकल है। F1F0 पार्टिकल को और एक नाम है एटीपी सिंथेस, क्योंकि ये एटीपी बनाता है। और एटीपी कैसे बनाता है? बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है, ये हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में देख लेंगे, इधर इधर नहीं देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या होता है, एटीपी बनता है बाय यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उसके पास जो मेसोसोम होता है ना, वो मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ सेम फंक्शन करता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है ना? ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन कैसे होता है? बाय फिजन से होता है, बाय फिजन से होता है, फिजन से। तो क्लियर है सबको माइटोकॉन्ड्रिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर नहीं है तो कुछ बताना है तो बोल दीजिए मेरे को, नहीं तो क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो मुझे पूछ लीजिए, अगर अदरवाइज यू थम्स अप फॉर दिस थिंग। यस, कम ऑन फास्ट। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर आपको? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एंडोप्लाज्मिक Yes, sir. रेटिकुलम मतलब सब लाइसोसोम वगैरह सब क्लियर है, गोल्गी बॉडी वगैरह सब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आप में से कोई कोई बच्चे ना मेरे को भेज रहे हैं आसान, मतलब ये जो मैंने एग्जाम्पलर का आंसर भेजा था ना वो, ठीक है, उसके साथ साथ आप मुझे ये जो मैंने असाइनमेंट दिया ना आपको सेल बायोलॉजी का Yes, जो sir. असाइनमेंट, वो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। हाँ, तो जैसे जैसे असाइनमेंट होता है ना, तो उसका भी आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर और आंसर, और उस पेपर के ऊपर आपका नाम और बैच का नाम और टॉपिक का नाम, असाइनमेंट नंबर इतना लिख के आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि और अभी मुझे फीडबैक चाहिए। अभी तो हमारे लेक्चर अभी हो गए, 40-50 बच्चे हमारे पास है अभी, एग्जाम के बाद कोई और बच्चे भी ऐड होंगे, तो मैं मानता हूँ 50-60 बच्चे अभी है। कितने होते हैं ना केमिस्ट्री फिजिक्स में? सर सर केमिस्ट्री फिजिक्स में में तो सर 42 थे। फिजिक्स में क्या हुआ? सर केमिस्ट्री में 42 थे। हाँ, क्या क्या बोल रहे थे फिजिक्स में? क्या 45 रहते हैं ना, 45 तक? Yes, sir. केमिस्ट्री क्लास में। एक मिनट। हाँ, तो ठीक है, आपको भी क्लियर है ये? मुझे आवाज नहीं आ रही आपको, क्या बोल रहे हैं आप? क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके, अभी Yes, तो sir. मुझे ठीक है। अभी किसी को कुछ डाउट है क्या? No, sir.